नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कोई विशेष बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने टीवी या अखबार वगैरह में भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में आया। जैसे ही कुंभ राशि में आया तो मीन राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो गई। कुंभ और मकर की तो पहले से चल रही थी। इसी पर बड़े बड़े विद्वानों ने अपना अलग अलग चर्चा की। मैंने भी इस पर एक वीडियो डाला था। मैंने समझाया था कि भाई कोई भी ग्रह किसी राशि में जाता है तो उसका प्रभाव तो जरूर पड़ता है उस राशि पर, लेकिन प्रत्येक राशि में 3 ग्रहों का नक्षत्र होता है अलग अलग। अब कुंभ राशि में शनि तो आया, लेकिन कुंभ राशि 300 से 330 डिग्री तक रहती है। एक राशि का मान 30 डिग्री, टोटल 12 डिग्री, तो 12 गुना 30 360 डिग्री। कुंभ राशि 11वीं राशि, यानी 10 राशि बीत गई है। तो 300 डिग्री पार करने के बाद जो आरंभ होता है क्षेत्र एरिया, वही है कुंभ राशि का, जिसका स्वामी शनि होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी 3 ग्रहों का नक्षत्रों का समावेश रहेगा, मंगल, राहु और गुरु का। पहला 300 डिग्री से 306 डिग्री 40 मिनट तक का जो भाग है वह मंगल के नक्षत्र का भाग है। 300 से 306 डिग्री 40 मिनट तक का जो एरिया पड़ा, जो नक्षत्र है वह मंगल का है, धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का है। टोटल कुंभ राशि का मान 300 डिग्री से 330 डिग्री, लेकिन इसी में 300 से 306 डिग्री 40 मिनट का जो एरिया है वो मंगल का, ये पहला नक्षत्र। इसके बाद शुरू होगा राहु का नक्षत्र। वो आरंभ होगा 306 डिग्री 40 मिनट से 320 डिग्री का जो मान है, यह दूसरा हुआ राहु का, ये दूसरा हो गया। इसके बाद 320 डिग्री से 330 डिग्री, ये हुआ गुरु का, ये तीसरा नक्षत्र। इसको बोलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। ये है शतभिषा। और ये है पूर्वा भाद्रपद। तीन 300 से 306 डिग्री 40 मिनट तक मंगल, धनिष्ठा नक्षत्र। 306 डिग्री से 306 डिग्री 40 मिनट से 320 डिग्री तक राहु का नक्षत्र, शतभिषा। 320 डिग्री से 330 डिग्री गुरु का, उसका नाम है पूर्वा भाद्रपद। आज रात में 1:30 बजे के बाद 14 मार्च की मध्य रात्रि, आज मध्य रात्रि के बाद 1:30 AM में, ठीक आज 1:30 मध्यरात्रि के बाद शनि 306 डिग्री 40 मिनट को पार कर जाएगा। सेकंड में यह पार करेगा। जैसे ही वो पार करेगा, राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। और 320 डिग्री जब तक वो पार नहीं करता, तब तक राहु के नक्षत्र पर ही रहेगा। सारा खेल इसी का है। देखिए, आप लोग जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं, ज्योतिष नक्षत्रों का खेल है। यही शनि अपने ही घर में था, है, अभी आगे भी रहेगा, अभी 2.5 साल तक।
मार्गी वक्री होते होते 30 महीने तक इसी में घूमते रहता है। लेकिन इसके फल बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? अब जिस ग्रह के नक्षत्र पे रहेगा उसके अनुसार उसका फल बदल जाएगा। पटना शहर राशि है और इसमें 3 कॉलोनी है, तो भाई कंकड़बाग का कुछ अलग बात है, भोजपुरा कुछ अलग बात है, तो इंदिरा नगर कुछ अलग बात है, रहती है। या आप ही किसी गांव में जाते हैं तो फलना बाबू के मकान, फलना बाबू खेत, अंतर पड़ जाएगा ना भाई। तो सारा खेल नक्षत्रों का है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ठीक है, जो ग्रह जिस भाव से जुड़े हुए हैं उसका वो फल देंगे। कब देंगे? अपनी दशा में देंगे। तो पहली बात कि शनि भले नक्षत्र बदल रहा हो, राहु पर जा रहा हो, तो उसका फल बदलेगा। तो उसका प्रभाव क्या सभी लोगों पर पड़ेगा? नहीं। यदि शनि की महादशा, अंतर्दशा या परतंत्र दशा चल रही हो तभी फल पड़ेगा। दशा में है ही नहीं तो फल पड़ने की क्या बात है। इसलिए आप यहाँ से गौर करके देखें, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसके लिए आज मध्यरात्रि 1:30 के बाद उसके फलों में परिवर्तन 100% होगा। क्योंकि ज्योतिष का यह मूल सिद्धांत है कि ग्रह जिसके नक्षत्र में रहता है, अर्थात जिस ग्रह के नक्षत्र में रहता है उस ग्रह के अनुसार उसको फल देना ही पड़ता है। जैसे आप किसी के यहाँ जाकर के बैठे हुए हैं तो आपको उसके घर का नियम कानून का पालन करना ही पड़ेगा। आप मान लेते हैं, दूसरा उदाहरण लीजिए, आप सोनार की दुकान में चले गए और उससे सब्जी मांगना शुरू कीजिएगा, वो दे देगा? नहीं देगा ना, उसके पास है ही नहीं, कहाँ से दे देगा। तो जब भी कोई ग्रह किसी राशि में होगा तो वह किसी नक्षत्र में भी होगा। राशि में उतना फल नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि राशि तो 3 नक्षत्रों का समूह है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नक्षत्र पर। अब आज रात के बाद शनि राहु के नक्षत्र पे जाएगा, बहुत अंतर पड़ जाएगा। इसके पहले अभी भी टिल नाउ मंगल के नक्षत्र पे है। मंगल और शनि एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, दुश्मन है, देखना नहीं पसंद करते। मंगल गर्म ग्रह है, शनि ठंडा ग्रह है। मंगल दक्षिण का मालिक है, शनि पश्चिम का मालिक है। मंगल देवताओं का सेनापति है, जज है। दोनों अपनी अपनी हाँकते रहते हैं, इसलिए तनाव चलते रहता है। राहु और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं, दोनों जुड़वा भाई बहन की तरह समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा ही गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि जैसा वैसा राहु। अब शनि अपनी राशि में तो थे ही, कल से अपने मित्र के नक्षत्र में भी आ जाएंगे, राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। परिणाम क्या होगा? अब शनि ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। जिसकी कुंडली में शनि शुभ है वो और अति शुभ फल दे देगा। जिसकी कुंडली में शुभ नहीं है, अशुभ है, तो भी आज की अपेक्षा या पिछले जो चल रहा है 6 महीना से उसकी अपेक्षा परेशान बहुत कम करेगा, नहीं के बराबर करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी राशि में है, दूसरा आज के बाद आ रहा है अपने मित्र की राशि में। तो जो भी ग्रह अपनी राशि में हो, अपने मित्र के नक्षत्र में हो या अपने नक्षत्र में हो, सदैव प्रसन्न रहते हैं, बहुत कम परेशान करते हैं। खराब रहेंगे तो, अगर खराब है तो उसको अच्छा भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक फल बदलेगा। मान लेते हैं ज्योतिष के 3 सिद्धांत। किसी भी कुंडली में ग्रह का फल का बलवत्ता कैसे पता चलता है? तो एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों से सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो कैसे पता करें कि भाई अब हमको क्या फल मिलने वाला है? मान लेते हैं
कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, मान लेते हैं 2 नंबर का लग्न हो, यही है लग्न, वृष लग्न की कुंडली है। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं वृष लग्न कुंडली पर कैसे असर पड़ेगा। शनि कुंभ राशि में 11 नंबर को बोलते हैं कुंभ, यही है शनि। अभी 11 नंबर कहीं भी पड़ रहा हो, इन 12 जगहों में शनि वहीं बैठा हुआ है। पहला नक्षत्र मंगल का था, वो खत्म हो गया, अभी आज रात से शुरू हो रहा है राहु का। तो इसको कैसे लिखेंगे, शनि के बारे में कैसे लिखेंगे? तो राशि कौन सा है भाई? कुंभ, ठीक है, 11 नंबर कुंभ। नक्षत्र कौन सा? आप कल को लेकर के चलिए, राहु का शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र है। अब इसी में उप नक्षत्र भी एक महत्वपूर्ण है। तो नियम है कि जो नक्षत्र सबसे पहले होगा उसका उप नक्षत्र भी सबसे पहले उसी का रहता है। किसी भी नक्षत्र को 9 भाग करेंगे तो जो हिस्सा आएगा उसी को बोलते हैं उप नक्षत्र। राशि को 9 भाग करेंगे तो उसको बोलते हैं नवांश। नवांश किसका नवांश भाई? राशि का नवांश नवांश कहलाता है। इसी प्रकार से नक्षत्र का 9वां अंश 9वां भाग उप नक्षत्र कहलाता है। तो यह राहु का ही है, शतभिषादी राहु का ही है पहले से ही। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज हो गया ना भाई, ये पहला राशि, दूसरा नक्षत्र और तीसरा उप नक्षत्र। शनि की बलवत्ता इन्हीं 3 चीजों पर देखेंगे। चूंकि शनि के बारे में है, कैसे फल बदलेगा। शनि अपनी राशि में इसलिए बहुत अच्छा, शश नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठा है। अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत अच्छा है। नक्षत्र स्वामी शतभिषा, उसके मित्र का ये भी बहुत बढ़िया, लाजवाब। उप नक्षत्र भी राहु का अति उत्तम। तात्पर्य क्या हुआ कि शनि आज के बाद से सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति में आने वाला है। अब इस स्थिति में लगभग 1.5 साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा यहीं पर मार्गी बकरी होते होते। तो क्या जो भी व्यक्ति शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा से जुड़े हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी शनि में? तो भाई परेशानी तो हो सकती है, अब कैसे होगी मैं समझाऊंगा, इसी को पकड़ लेना है। अगर हाँ या ना में उत्तर दिया जाए तो ना, लेकिन अगर विशेष तौर पर व्याख्या किया जाए, विशेष तौर पर व्याख्या किया जाए, विधिवत व्याख्या किया जाए तो परेशानी हो सकती है। होगा ऐसा नहीं कह सकते, हो सकती है। परेशानी कैसे हो सकती है वो मैं बताऊंगा। मैंने बताया कि किसी भी ग्रहों की बलवत्ता को देखने के लिए 3 चीज़ देखना पड़ता है। वह किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है जन्म के समय में, यह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह 12 भाव है, शनि यहीं पर बैठा हुआ है, राहु में आ गया, तो राहु कहाँ है भाई ये देखना है। सारा खेल यहीं बदल रहा है। शनि से कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तभी होती है जब कोई भी ग्रह 8वें भाव से जुड़ा हुआ हो। यदि शनि 8वें भाव से जुड़ा हुआ है तो इस स्थिति में कल की स्थिति में आने के बावजूद भी परेशान करेगा, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। शनि 8वें भाव में नहीं जुड़ा हुआ, मान लीजिए 8वें भाव में नहीं जुड़ा हुआ है तो परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकता। 1 नंबर रिजल्ट देगा, एकदम आसमान पर पहुँचा देगा। लेकिन शनि बहुत बढ़िया अपनी राशि में, अपने मित्र के नक्षत्र में, अपने मित्र के उप नक्षत्र में है, लाजवाब है। अब सारा खेल यहाँ, जैसे आप जहाँ वर्तमान में तत्काल रूप में बैठे हुए हों, खड़े हों, वहाँ के स्थिति के अनुसार आपके ऊपर
अच्छा या बुरा बाबा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। जैसे चीनी मिल के पास जाके खड़े हो जाइए, इतना दुर्गंध आएगा कि आपका सिर फट जाएगा। जहाँ सुअर वुअर रहते जाइए, खड़ा रहिएगा तो दुर्गंध भी करेगा भाई। दारू की भट्टी है, वहीं पर जाकर बैठ जाएगा तो दुर्गंध नहीं आएगी? आएगी ही आएगी। इस बात को समझिए, शनि बहुत बढ़िया कल से हो जाएगा, लेकिन जिस ग्रह के नक्षत्र पे है वह है राहु। तो राहु महाराज कहाँ है? जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे आया और आप वहाँ हैं नहीं, तो क्या होगा? घर के जो भी बच्चे होंगे या महिलाएं बोलेंगी कि वो तो नहीं है जी, तो कहाँ जी गए हैं? तो फलाने जगह गए हुए हैं। तो आप वहाँ जा कर के उनसे मिल सकते हैं। घर में आने से कोई फायदा होगा नहीं। यही खेल है। शनि ठीक है अपने मित्र के यहाँ आया, मित्र राहु कहाँ है? यही पर सारा खेल बदल जाएगा। अब यदि राहु स्वयं ऐसी जगह पर है, ऐसी राशि में है, या ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो यह शनि जो इतना बढ़िया फल देने वाला है नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको अपने नक्षत्र के स्वामी का फल देना ही होता है। आप ABCD 4 बात को आप ध्यान में रखिए। सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा होता है? तो ग्रह जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठा हुआ हो, मान लेते हैं इसी को तुला में देखिए, कोई ग्रह, यही भले ही मंगल क्यों नहीं हो, मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर। अब कोई भी ग्रह जो मंगल के नक्षत्र में होगा, मान लेते हैं गुरु है, मान लिया मंगल के नक्षत्र में गुरु है, तो जितना ताकतवर फल इस 7वें भाव का मंगल नहीं दे सकेगा, उतना ताकत से गुरु उसका फल देगा। ये 7वां भाव है, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, ये राजयोग बना के ही बैठा हुआ है, रुचक नामक राजयोग। लेकिन मंगल ही सबसे श्रेष्ठ फल दे दे ये कोई आवश्यक नहीं। जो भी ग्रह मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ रहेगा, सबसे पहले वही रिजल्ट देगा। गुरु हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो, जो भी मंगल के नक्षत्र में बैठा रहेगा, सबसे पहला फल अथवा ताकत का फल 7वें भाव का जो देगा, तो वही ग्रह देगा जो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ हो। हम लोग शनि की बात कर रहे हैं। कल से शनि राहु के नक्षत्र में बैठ जाएगा। अब राहु यदि 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो या राहु स्वयं ऐसे ग्रह के नक्षत्र पे हो जो वह ग्रह 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो ही परेशानी होगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की उदाहरण में दे रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि राहु आज की डेट में मेष राशि से गुजर रहा है। आज की डेट में राहु मेष राशि में है। राहु मेष राशि में है। 1 नंबर को बोलते हैं मेष। कोई भी कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, राहु वहीं पर है। ठीक है जी। अब हर भाव का कंट्रोलर होता है नियंत्रक। नियंत्रक कौन होता है? यही उप नक्षत्र वाला नियंत्रक होता है। अब 1 नंबर जहां पड़ी हुई हो, मान लिया 10 नंबर की राशि वाला कोई एक कुंडली में बनाता हूं मकर लग्न का। मकर लग्न की कुंडली बना रहा हूं समझाने के लिए। 10 नंबर को बोलते हैं मकर। ठीक है, यही है मेष राशि। राहु यहीं पर है।
अब जब मकर लग्न बनेगा तो 8वां भाव में सिंह राशि पड़ी। अब यदि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, मेरी बात को समझिए, राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इसको कोई लेना देना 8वें भाव से नहीं है। वो मेष राशि यानी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव क्या है? दुनिया का सब सुख का है, जनता से लेकर के भूमि भवन का सब का है। यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है, यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य यानी सिंह राशि सूर्य है, इस व्यक्ति के तबाही के दिन आ जाएंगे। यही शनि इतना बढ़िया अपनी राशि में अपने मित्र के नक्षत्र में है, फिर भी इसको तबाह कर देगा। 8वां भाव अचानक आने वाली मुसीबतों का है, पते नहीं चलेगा कैसे क्या हो गया, सर्वनाश कर देता है। मान लेते हैं कि सूर्य नहीं होकर के चंद्रमा हो तो क्या करेगा? यदि चंद्रमा भी 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, अभी हमने कहा कि भाई ग्रह जिस नक्षत्र पर रहता है उसके अनुसार फल देता है। चंद्रमा 8वें भाव से कैसे जुड़ेगा? क्योंकि उसका तो राशि है 4 नंबर 7 नंबर में, तो जुड़ सकता है ना। चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्र में हो तो, सूर्य का नक्षत्र में हो तो जुड़ जाएगा 8वें भाव से। अब चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी यदि चंद्रमा है तो ही बर्बाद कर देगा। चंद्रमा और राहु का संयोग ग्रहण योग कहलाता है। व्यक्ति को समझ नहीं पाता कि क्या करें ना करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 मेष राशि में देखिए, जहाँ मेष राशि पड़ी हुई है उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है? उसी को कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द हाउस, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस। इन 12 भावों में से सब किसी भाव का फल का नियंत्रण उसके उप नक्षत्र स्वामी के अधीन होता है। अंग्रेजी में कहते हैं सब लॉर्ड, उप स्वामी। एक होता है लॉर्ड राशि स्वामी, जैसे 10 नंबर का लॉर्ड राशि स्वामी शनि। अब इसमें 3 नक्षत्र, तो कोई नक्षत्र होगा हुआ नक्षत्र स्वामी। अब जो भी नक्षत्र पड़ा उसका 9 भाग कीजिए, कौन सा भाग उस समय चल रहा था वही हुआ उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड उसी को कहते हैं। तो यदि राहु किसी भी प्रकार से जहाँ मेष राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में वो पड़ा हुआ है, यदि उसका उप नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र स्वामी 8वें भाव से जुड़ा हुआ है तो ही परेशानी होगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगी। अगले 1.5 साल तक राहु सभी को मालामाल कर देगा, लेकिन किसके माध्यम से करेगा? शनि के माध्यम से। 1.5 साल के बाद जब बृहस्पति के नक्षत्र पे जाएगा तब जाकर फिर उसका प्रभाव बदल जाएगा, वो अलग बात में है। आज रात के बाद राहु के नक्षत्र में गया हुआ शनि सबके लिए प्रायः अच्छा ही फल देगा। सिर्फ एक ही मामले में परेशान कर सकता है कि किसी भाव का उप नक्षत्र स्वामी या सबलॉर्ड जो भी ग्रह हो, यदि वह खुद 8वें भाव से जुड़ा हुआ हो तो परेशानी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो मोर देन 80% लोगों के लिए कल से शनि शानदार परिणाम देने जा रहा है। यदि राहु अष्टम भाव से नहीं जुड़ा हुआ हो, कोई भी ग्रह अष्टम भाव से कैसे जुड़ता है मैंने बता दिया। या तो अष्टम भाव का स्वामी हो, तो राहु तो किसी भाव का स्वामी होता ही नहीं, तो भाई राहु 8वें भाव में बैठा हुआ है तो जुड़ जाएगा, या 8वां भाव का जो नक्षत्र स्वामी है उसी के नक्षत्र में बैठा हो तो भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा कोई माध्यम उद्यम नहीं है कि वो जुड़ जाए। यही नियम शनि के लिए भी है।
इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली को देख लें कि यदि राहु 8वें भाव से नहीं जुड़ा हुआ है तो अगला 1.5 साल 18 महीने आपके लिए राजयोग से कम साबित नहीं होगा। शनि की अगर चल रही है दशा, महादशा या अंतरदशा, तो अगला 1.5 साल आपके लिए असाधारण तथा अविस्मरणीय सफलताओं का होगा। अब किस मामले में सफलता देगा यह निर्भर करता है कि राहु किन किन भावों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है तो दूसरा भाव धनागमन का, धनागमन होगा ही होगा। दूसरा भाव फिक्स्ड इनकम का, नौकरी लग जाएगी जो प्रयासरत हैं। जो व्यक्ति नौकरी के लिए लगे हुए हैं 100% नौकरी लगने जा रही है। राहु अचानक फल देता है, 28 दिन के अंदर परिणाम दे देगा। दूसरा भाव धन के संचय का, तो फालतू का खर्चा अपने आप बंद हो जाएगा, धन संचय होने लगेगा। दूसरा भाव परिवार में वृद्धि का, तो जिन लोगों को संतान से सुख नहीं है, देखिए कैसे ज्योतिष काम करता है। शनि को हमेशा लोग नेगेटिव मानते हैं, राहु को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन यदि दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर या सूचक राहु है उस और वो संतान चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या सब हैं, तो 1.5 साल के अंदर हर हाल में संतान होगी ही होगी। यही नहीं, दूसरा भाव पदोन्नति का, तो उस व्यक्ति को पदोन्नति भी होगी। अब मान लेते हैं कि राहु 4th भाव से जुड़ा हुआ हो तो 4th भाव जमीन, मकान, वाहन, वस्त्र, ज्वेलरी या दुनिया के सब सुख, वो सब कुछ देगा 1.5 साल तक। यदि राहु 10वें भाव से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्रयास करेगा उस सफलता 100% है। राहु सरकार है, 10वां भाव सरकार है, राहु 10वें भाव से जुड़ा हुआ है तो सरकारी कार्य क्षेत्रों में सफलता अवश्य भावी है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि यदि राहु 8वें भाव से नहीं जुड़ा हुआ है तो अगला 1.5 साल उन सभी लोगों के लिए जो शनि की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं शानदार सफलता प्राप्त होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे मैं अगले वीडियो में किसी विशेष मुद्दे को लेकर के आऊँगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।